अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्मली। और आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। और जो आज हमने विटामिन्स डिस्कस करने वो है फैट सॉल्युबल। उसमें बेसिकली आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करें दैट इज़ विटामिन ए एंड डी। सो लेट्स स्टार्ट। जो विटामिन ए है बेसिकली दैट इज़ दे आर रेटिनॉइड्स, ठीक है। और इसमें जो रेटिनॉइड है दोनों नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए आ जाती हैं। इसमें ये है कि रेटिनॉल, रेटिन, रेटिनोइक एसिड ये जो है हमारे पास मतलब रेटिनॉइड्स ही हैं, ठीक है। और डिफरेंट फॉर्म्स हैं। रेटिनॉल जो है वो एनिमल टिश्यूज़ में होता है। रेटिनल जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल से आता है। और रेटिनल और रेटिनॉल जो है दोनों इजीली इंटरकन्वर्टेबल है। और जो रेटिनोइक एसिड है ये जो है इट कैन नॉट बी रिड्यूस इन द बॉडी और बेसिकली ये ऑक्सीडेशन और रेटिनल से आता है। और बीटा कैरोटीन्स ये हमारे पास फूड में होता है। बेसिकली इसके बाद आए थे हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए। सो बेसिकली रेटिनल एसिड्स जो हम डाइट से कंज्यूम करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। उनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और वहाँ पर जाके वो रेटिनल और फ्री फैटी एसिड्स रिलीज करते हैं एंड दे आर सिक्रेटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स बेसिकली हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो डाइट से हमने कंज्यूम किए होते हैं डाइटरी लिपिड्स को इंटेस्टाइन से अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी जो होते हैं ना उनके अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो काइलोमाइक्रोन्स का ये फंक्शन होता है। रिलीज फ्रॉम द लिवर में ये है कि जब भी वेन एवर वी नीड विटामिन ए तो रेटिनॉल इज रिलीज फ्रॉम द लिवर एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, ठीक है। एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज हमारे पास मसल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू वगैरह होते हैं, स्किन इसमें रिलीज हो जाता है जब भी इसको ट्रांसपोर्ट हो जाता है वहाँ पर। सो नेक्स्ट आया था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विटामिन ए का। विटामिन ए बेसिकली ये है कि रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन और रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स ये क्या करते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में चले जाते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बनाकर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि देन दे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑन द सेल सरफेस। और वहाँ पर क्या होता है कि रेटिनॉल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है रेटिनोइक एसिड, ठीक है। और वहाँ पर जाकर ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर्स होते हैं न्यूक्लियस में जाके वहाँ पर जाके बाइंड करता है, ठीक है। और जो उसके बाद फिर जाहिर बात है जीन एक्सप्रेशन का सारा प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर डीएनए पे हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ बाइंड करता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स देयर इज रेटिनॉइड स्पेसिफिक आरएनए सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन होता है वो सम थोड़ा सा स्टीरॉयड हार्मोन से मिलता जुलता होता है। तो उसके बाद आते हैं फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स। सो इसमें यह है कि बेसिकली दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द विजुअल पिगमेंट्स ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। ये हमारे पास विजुअल पिगमेंट्स होते हैं जो हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कलर डिफ्रेंसिएशन के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा इसका फंक्शन ये है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ की डिफ्रेंसिएशन में एंड म्यूकस सिक्रीशन में इसका रोल है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए दैट रिजल्ट्स इन द स्टंटेड ग्रोथ या डिक्रीज ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज ग्रोथ हो जाती है। एंड देन इसके जो सोर्सेज हैं वो लिवर, किडनी, एग योक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और आरडीए जो है मेल्स के लिए 1000 रेटिनॉल्स और फीमेल्स के लिए 800 रेटिनॉल्स। जिसकी जो क्लिनिकल इंडिकेशन है नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है हमारे विजुअल पिगमेंट्स में, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विजुअल पिगमेंट्स का रॉड्स एंड कोन सेल का। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी से जो है वो विजुअलाइज कम्प्लीटली लॉस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि सवेयर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो तो इससे ज़ीरोथैल्मिया लाइक हमारे जो कंजक्टिवा और कॉर्निया की ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। ये आइज़ की बेसिकली, ठीक है, आई डिजीज़ है। उसके बाद ये कि कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है एक्ने एंड सोरियासिस, इसको हम ट्रीट करते हैं विद रेटिनोइक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। तो इसकी कुछ मार्केट में अवेलेबल आइसोट्रेटिनोइन और ट्रेटिनोइन के नाम से ड्रग्स वगैरह ऑइंटमेंट्स आती हैं, ठीक है, जिनको हम एक्ने वगैरह सोरियासिस वगैरह के लिए स्किन पे अप्लाई करते हैं। ये जैसे कॉस्मेट जेल की एक एग्जांपल आपको आइसोट्रेटिनोइन, ये जो है ये भी हमारे पास विटामिन नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो ज़्यादातर स्किन वगैरह पे एक्ने के लिए यूज़ की जाती है। टॉक्सिसिटी में ये कि अमाउंट्स मोर देन 7.5 मिलीग्राम पर डे, ये इसकी वजह से हाइपर वाइटामिनोसिस हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ड्राई माउथ और स्किन जो होती है वो एलर्जिक होती है, प्लूराइटिक स्किन हो जाती है, ठीक है। और आइसोट्रेटिनोइन जो है ना वो टेराटोजेनिक है। बेसिकली ये क्या होता है, टेराटोजेनिक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करती है फीटस में, तो ये जो है टेराटोजेनिक भी होती है, तो इसको कॉशनली यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट इज द विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली हमारे पास ये भी एक ग्रुप ऑफ स्टीरोल्स है हैविंग हार्मोन लाइक फंक्शन। इसमें ये है कि
जो हमारे पास एक होता है विटामिन D2 और एक होता है विटामिन D3, ठीक है। तो जो विटामिन D2 है ना, दैट इज एर्गोकैल्सिफेरॉल, इसका जो सोर्स है वो है प्लांट सोर्स, और कॉलीकैल्सिफेरॉल इसका सोर्स है एनिमल्स। दोनों में डिफरेंस एज सच नहीं है, केमिकली डिफरेंट कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। अब इसमें ये होता है कि साइड पे आपको जो नजर आ रही है इसमें बताया हुआ है, चलो पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। विटामिन डी जो है वो नेचुरली या तो फैटी फिश में होता है, लिवर या एग यॉक वगैरह में होता है। और जो डेली RDA है अडल्ट के लिए, दैट इज 5 mg ऑफ कॉलीकैल्सिफेरॉल या 200 इंटरनेशनल यूनिट्स इस विटामिन के हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास होता है, ये इनकी एक्टिव फॉर्म्स नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी स्किन में जब ये व्हेन इट्स एक्सपोज टू द सनलाइट तो ये कॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि लिवर में जाता है और वहाँ पर इसकी दो लिवर एंड किडनी के अंदर जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन से ये गुजरता है कॉलीकैल्सिफेरॉल, तो लिवर में जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है 25th नंबर पे, ठीक है। 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर ये किडनी में जाता है, वहाँ पर फिर एक पॉइंट पे जाकर इसकी हाइड्रोक्सिलेशन देर इज 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है, दैट इज बेसिकली 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो ये होगा, मैंने पहले एक्टिव नहीं होता, फिर इन द सनलाइट में ये स्किन में चेंज कॉलीकैल्सिफेरॉल में चेंज होगा, कॉलीकैल्सिफेरॉल आगे से जो है वो लिवर और किडनी में इसके हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं, अंदर हमारे पास एक्टिव फॉर्म आ जाती है विटामिन डी की। सो आप इस पर आ जाते हैं इसका मेटाबॉलिज्म। सो इसमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो विटामिन D2 और D3 तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि इन वीवो क्या होता है कि ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में, ठीक है। उसमें 2 सीक्वेंशियल हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और 1-25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल इज द मोस्ट पोटेंट विटामिन डी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो ये जैसे कि इस फिगर में बताया हुआ है कि हमारे पास स्किन है, ठीक है। स्किन में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो चेंज होता है कॉलीकैल्सिफेरॉल में। जब कॉलीकैल्सिफेरॉल में चेंज होता है तो क्या होता है कि ये लिवर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस लिवर के अंदर ये होता है कि इसकी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, 2 स्टेप हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है जी, ये बन जाता है। उसके बाद क्या होता है फिर दोबारा इसकी जो है वो किडनी में जाके एक और हाइड्रोक्सिलेशन होती है, तो वो ये बन जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो फिर कुछ ये हमारे पास है, ये इंटेस्टाइन के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन का सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये बन जाता है, और कैल्शियम बनता है, कैल्शियम बाइंडिंग कैल्सिटोनिन सॉरी, ये जीन एक्सप्रेशन का सारा प्रोसेस होता है। देखिए जीन एक्सप्रेशन मैसेंजर RNA, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये आगे आपको बोन दिखाई दे कि बोन में से कैल्शियम रिलीज होता है, ठीक है। तो मतलब जब भी कोई जरूरत होती है तो बोन इज एन इंपॉर्टेंट रिजर्वोयर ऑफ कैल्शियम, तो बोन जो थी वो कैल्शियम रिलीज कर देती है। अगर कैल्शियम लेवल लो हो तो बोन कैल्शियम रिलीज कर देती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या होता है कि फंक्शंस आ जाते हैं विटामिन डी के। इसमें भी एक डायग्राम आपको दिखाई गई, इसमें बेसिकली ये बताया है कि प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स हैं हमारे पास, ये प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स हैं, पैराथायराइड हार्मोन। अगर प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स कम हो जाएं, ठीक है, मतलब आप के पास जो है वो कैल्शियम लेवल्स कम हो जाए तो क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ये हमारे पास मतलब जो है वो हमारा जो बॉडी में पैराथायराइड एक हार्मोन होता है, वो क्या होता है कि उसकी जो रिलीज होती है वो मतलब उसकी जो रिलीज होती है वो इनहांस होती है। पैराथायराइड हार्मोन्स जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फिर पैराथायराइड होता है तो हमारे पास एक आता है कि 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डाईहाइड्रोक्सी D3 आ जाता है कैल्सिट्रियोल, तो इसकी क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। तो जब इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि इन टर्न हमारे पास कैल्शियम मोबिलाइजेशन फ्रॉम द बोन, मतलब इसने दिखाया है कि प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स कम थे तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हुए, तो पैराथायराइड रिलीज हुआ तो 125 कैल्सिट्रियोल की जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगी ब्लड में, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है कि ये कैल्शियम की मोबिलाइजेशन फ्रॉम द बोन, मतलब बोन में से कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब कैल्शियम की जो लेवल्स हैं वो कम हो गए तो क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन क्या कहता है कि वो बोन से कैल्शियम की मोबिलाइजेशन को या कैल्शियम रिलीज को इंक्रीज कर देता है,
रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को भी इंक्रीज कर देता है, कि मतलब किडनी से अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो देता बॉडी से कैल्शियम को, क्या करता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को एनहांस कर देता है। ठीक है जी, जब रीअब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है तो क्या होता है कि रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम कम हो जाती है। जब रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली एक्सक्रीशन कम हो जाएगी कैल्शियम की। ठीक है, देन फिर क्या होता है कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज इंक्रीज। फिर जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से हो रही होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये वैसे जो है वो इसका मतलब पैराथायराइड हार्मोन ये 3 काम करता है। कैल्शियम मोबिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है, रीअब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देता है और एक्सक्रीशन को कम कर देता है। ये क्या है, इन केस कि अगर आपके प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होता है कि एक आपकी बॉडी में कैल्सिट्रियोल 125 डाईहाइड्रोक्सी जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, ये रिलीज होती है। तो इसका ये क्या करती है, ये भी कैल्शियम मोबिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब ये दोनों जो प्रोसेस बताए हैं बेसिकली कम, मतलब प्लाज्मा कैल्शियम लेवल अगर कम है आपकी बॉडी में तो ये क्या होता है कि ये जो हमारे पास कैल्सिट्रियोल है, ये जो है हाँ, इसमें जो होता है कि कैल्शियम की जो मोबिलाइजेशन होती है, कैल्शियम रिलीज होता है, उसको भी इंक्रीज कर देता है ये कैल्सिट्रियोल विटामिन डी। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देता है, एक्सक्रीशन को कम कर देता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन को इंक्रीज कर देता है। ये करता है विटामिन डी। ठीक है, वो से पैराथायराइड 3 ही काम करता है कि मोबिलाइजेशन को ज़्यादा करता है, रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है और एक्सक्रीशन को कम कर देता है। तो जब ये होता है तो ओवरऑल हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक थोड़ा साइकिल कि कम हो तो कौन कौन सी चीज़ें रिलीज होती हैं, किन किन का एक्शन होता है। सो 125 डाईहाइड्रोक्सी cholesterol is to maintain the plasma adequate is to maintain the adequate plasma levels of calcium। कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करना। अपटेक ऑफ कैल्शियम बाय द इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको इंक्रीज कर देता है। इसमें मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मिनिमाइज द लॉस ऑफ मतलब रीनल एक्सक्रीशन को कम कर देता है और रिजॉर्प्शन ऑफ बोन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट में उनकी ब्रेकडाउन होती है और वो बोन में से कैल्शियम को रिलीज करते हैं। फिर क्या करता है कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट को इंक्रीज कर देता है। जाहिर बात है उनकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा और एक्सक्रीशन को कम कर देगा। फिर क्या होता है कि फिर इसमें थोड़ा सा जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस बताया हुआ है, मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म भी बताया विटामिन डी का। तो विटामिन डी क्या करता है कि इंटेस्टाइनल सेल में जाता है और वहाँ पर जाकर साइटोस्टोलिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और फिर ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाकर न्यूक्लियस में मूव कर जाते हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियस मूव करते हैं तो वहाँ पर डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि कैल्शियम अपटेक इन्हांस हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन होती है, कैल्शियम जो रिलीज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, ये होगा। फिर ये है कि मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम द बोन इज इंक्रीज दैट रिक्वायर्स प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है जी, फिर इनके रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। एंड बोन जो है वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है कैल्शियम का। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टोरेज, यहाँ पर कैल्शियम स्टोर होता है। ठीक है, तो दैट कैन मोबिलाइज टू मेंटेन द प्लाज्मा, मतलब इन केस के अगर कैल्शियम लेवल्स कम हो जाए तो फिर वो जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट जो स्विचिंग पॉइंट से पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज ज़्यादा होती है। तो पैराथायराइड इन केस के कैल्शियम लेवल्स कम है, वो ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है कि कैल्शियम की रिलीज को इन्हांस कर देता है, जिस समय जो 3 प्रोसेस आपको बताए थे कि रीनल एक्सक्रीशन को कम कर देता है, एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देता है। ठीक है जी, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एक तो रिकेट्स एक बीमारी मतलब एक डिजीज़ है जो न्यूट्रिशनल रिकेट्स हो जाती हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली होता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन हो जाती है, रिजल्टिंग रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलासिया इन द अडल्ट्स। ठीक है जी, ये भी एक डिजीज़ है। उसमें कहते हैं अगर कुछ ये होता है कि विटामिन डी चूँकि हमारे पास इसकी कन्वर्जन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, तो फिर क्या होता है कि जिन एरियाज़ के अंदर सनलाइट इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती तो वहाँ पर भी इस विटामिन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नॉट द इनफ एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली ज़्यादातर नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जहाँ पर मतलब जो है वो रिड्यूस एक्सपोजर टू सनलाइट है, तो वहाँ पर जो है यूवी लाइट है, तो वहाँ पर जो है वो ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और रीनल रिकेट्स जो होते हैं, अगर रिकेट्स जो हैं वो हमारे पास मतलब जिसमें जो हमने न्यूट्रिशनल रिकेट्स की बात की है, तो ये न्यूट्रिशनल रिकेट्स जैसे बात पर डाइटरी डेफिशिएंसी है, मतलब विटामिन डी अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे तो तब भी डिजीज़ है, इसलिए हम न्यूट्रिशनल रिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रिकेट्स होती हैं बेसिकली इनसे क्या होता है कि ये ज़्यादा चिल्ड्रन में होती हैं और बड़ों में जो बीमारी होती है जिसमें अडल्ट के अंदर जो है ऑस्टियोमेलासिया होती है। ऑस्टियोमेलासिया भी यही सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होती हैं। ठीक है, ये भी एक डिजीज़ है। तो इसमें ये होता है कि जो रीनल रिकेट्स होते हैं ना, वो क्रॉनिक रीनल फेलियर भी करते हैं। ठीक है, एंड डिक्रीज एबिलिटी टू फॉर्म द विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है वो उसकी जो रिलीज है या उसकी जो एबिलिटी है टू फॉर्म द एक्टिव विटामिन डी उसको भी कम कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसमें ये होता है कि हमारे पास
जो है वो कैल्सिट्रॉल की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, ठीक है, मतलब हम एज अ सप्लीमेंट या रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे कैल्सिट्रॉल एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, विटामिन डी एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो उसकी बात ये होती है कि लैक ऑफ अगर और हाँ अगर पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कम हो जाए तो इससे हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाता है, मतलब लो कैल्शियम लेवल्स एंड लो फॉस्फेट लेवल्स हो जाते हैं। तो जी ये हो गया। या फिर आ जाती है इसकी टॉक्सिसिटी, बेसिकली मोस्ट टॉक्सिक वाइटामिन्स में से ये आ जाता है, ठीक है। और इसमें यह है कि इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है, लेकिन स्लोली मेटाबलाइज होती है, मेटाबॉलिज्म इसके स्लो है। हाई डोज की वजह, अगर हाई डोज ले रहे हो तो उससे हमारी लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, ठीक है, नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग्स आती हैं, थर्स्ट प्यास जो होती है ना वो ज़्यादा लगती है, एंड स्टूपर। तो इससे बेसिकली ये होता है कि अगर जो है वो हमारे पास हाई डोज, क्योंकि इसकी हाई डोज तो इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि जब भी कभी किसी को विटामिन डी के इंजेक्शन वगैरह दिए तो उनको प्रॉपर टेस्ट होता है, पहले एक बार ब्लड प्लाज्मा लेवल्स विटामिन डी के चेक किए जाते हैं कि आइदर इस पेशेंट को ज़रूरत भी है विटामिन डी के इंजेक्शन की या नहीं, ठीक है। हाँ बेसिकली क्योंकि अगर हम जो है वो मतलब एक्स्ट्रा डोज दें तो उसकी टॉक्सिसिटी होगी ना, तो टॉक्सिसिटी से जो है एपिटाइट लॉस हो जाती है, ठीक है, नोजिया थर्स्ट स्टूपर, मतलब इससे ये होता है कि थोड़ी सी पेशेंट की मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि इन्हांस्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन रिजॉर्प्शन रिजल्ट इन हाइपर कैल्सीमिया। तो अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो रही है, बॉडी बहुत ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रही है, बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उससे क्या होता है कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, मतलब टॉक्सिसिटी हो जाती है ज़्यादा लेवल्स अगर इस तरह से हो। लीडिंग टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द, इसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम जो है डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, किडनीज और आर्टरीज वगैरह के अंदर, ठीक है। So thank you so much for listening to the lecture. So don't forget to like, subscribe my channel, and we will discuss the vitamin E and K in the next lecture. So don't forget to listen to the video.